हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कई सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई थी, जिसमें हम लोगों ने लेटेस्ट लास्ट में सबसे पढ़ा था वर्क। उसके पहले मैं आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ा चुका था। इंटरनल एनर्जी के आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे NF/2 R डेल्टा टी या डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी। F यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी बताया था आपको। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाकर उसको देखें, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। ये किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है 3, डाया एटॉमिक के लिए 5, पॉली एटॉमिक के लिए 6। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल डिग्री केल्विन। क्लियर है। ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे। वर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्क क्या होता है, W बराबर P डेल्टा V या W बराबर इंटीग्रल P dV लिमिट V1 से V2 या W बराबर एरिया अंडर PV कर्व या PV ग्राफ। ये सब बातें हुई थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, किसके बारे में था वो, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये, W बराबर Q बराबर W प्लस डेल्टा U। Q बराबर W प्लस डेल्टा U किसका स्टेटमेंट है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्या कहता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, W क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, और ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप देखिए ये कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट कहाँ जाती है, सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क डन में, जो आपको आउटपुट मिल रहा है, और कुछ एनर्जी जाती है किसमें, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी उसी तरह काम करती है जिस तरह आपकी पर्सनल सेविंग्स काम करती हैं, जिस तरह आपकी पर्सनल सेविंग्स काम करती हैं, जो आपने अपने बचा के खुद के लिए रखी हुई हैं। जैसे अभी आप देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 हो जाएगा, तो जो वर्क डन आप करेंगे वो किस में करेंगे, अपनी इंटरनल एनर्जी में लॉस करके, अपनी जो आपने स्टोर किया है उससे आप अपना काम करेंगे। खैर ये अभी हम लोग को आगे देखना है, डिटेल में देखेंगे। तो बेसिक यहाँ पर चीज़ ये थी कि जो भी आप हीट देते हैं सिस्टम को, वो या तो सिस्टम के वर्क डन में जाती है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, कम करने में, ज़्यादा करने में, ये बात की बात है, लेकिन सिस्टम एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। किस पर बेस्ड है अगर आपसे पूछा जाता है तो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हीट क्या है, एनर्जी है, वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। चलिए तो सीधे आते हैं इसके क्वेश्चंस पर, फिर आगे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोगों को पढ़ने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 1 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ O2
इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपसे कह रहा है फाइंड नंबर 1 Q, नंबर 2 W, नंबर 3 डेल्टा U। ठीक है, कह रहा 1 मोल किसका है, ऑक्सीजन का, हीटेड किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक। तो बताइए कि Q क्या है, डेल्टा U क्या है, W क्या है। क्लियर है बात? चलिए तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले आप क्या निकालना चाहेंगे, सबसे पहले आप निकाल लीजिए Q। ठीक है, तो आप जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहां पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q बराबर क्या होता है, NCV डेल्टा T, होता है कि नहीं, NCV डेल्टा T। चलिए ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो Q बराबर N, CV क्या होता है, F/2 R और यहाँ डेल्टा T। देखिए जब भी कैपिटल T की बात आती है तो ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और आप जानते हैं कि केल्विन का टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात आए तो टेम्परेचर डेल्टा T इन केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा T इन डिग्री सेल्सियस। उसका कारण क्या है, उसका कारण है थर्मल स्केल। जब आप डिग्री सेल्सियस में होते हैं तो 0 क्या होता है आपका लोवेस्ट पॉइंट, और 100 क्या होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं आइस पॉइंट। बीच का डिफरेंस कितना है, 100। जब आप केल्विन में होते हैं तो जो लोवेस्ट होता है वो कितना होता है, 273, और ऊपर जाते हैं तो 373। ठीक है ना, केल्विन। तो डिफरेंस यहां भी कितने का है, 100 का। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस मूव करेंगे तो चेंज कितना आएगा, जितना जैसे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इसमें आया तो 1 डिग्री केल्विन का चेंज इसमें भी आएगा, क्योंकि जो ब्लॉक्स के बीच का जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो डेल्टा T में हम लोग इसको चेंज करके देखिए, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो 273 इसमें जोड़िए, फिर 273 इसमें जोड़िए, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही आएगा। इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। चलिए तो N कितना है भैया, 1 मोल है, कोई बात नहीं। O2 कैसी गैस है, डायाटॉमिक गैस है। डायाटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, आपको मालूम है, बटे 2। चलिए अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, R की वैल्यू आपको मैंने कितनी बताई थी, 8.314। ठीक है ना, किसके लिए, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल। ठीक है ना, अब देखिए R की एक वैल्यू क्या होती है, लगभग 2 के बराबर। जूल को कैलोरी में बदल देते हैं। ठीक है ना, कैसे, आप जानते हैं क्या कि 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कितना आता था, तो वही काम किया गया। देखिए 1 कैलोरी क्या हो जाएगा, 1/4.2 जूल। क्लियर है? तो देखिए हो क्या रहा है, यहां पर 8.31 जूल था, आपने उसमें 4.2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कैलोरी आ गई। 8.31 जूल था, 4.2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गई, कैलोरी आ गई। लगभग देखिए 8.314 होता है, तो वही लगभग 2 के बराबर। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम इसको कैलोरी में रख लेंगे, जिससे क्या होगा हमारा, जिससे हमारा जो Q है वो जूल की जगह कैलोरी में आने लगेगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो R की जगह मैंने 2 लिख लिया। डेल्टा T कितना है, 125 - 25 माने 100, तो 2 से 2 कट गया, Q बराबर प्लस का 500 कैलोरी। ये क्या आ गया, Q आ गया। चलिए नंबर 2 से पहले मैं नंबर 3 निकाल लेता हूं। डेल्टा U आप जानते हैं, हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है, NF/2 R डेल्टा T या NCV डेल्टा T। देखिए ये और ये दोनों एक ही हैं, तो ये भी कितना आने वाला है, प्लस 500 कैलोरी। अब जरा सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, क्या, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। Q कितना है,
500, W कितना है, W ये कितना है 500, तो W कितना आ गया 0 कैलोरी या 0 जूल जो कहना हो। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने हीट दी वो पूरी की पूरी हीट कहाँ चली गई, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कोई भी वर्क डन सिस्टम ने नहीं किया, कोई भी वर्क डन सिस्टम ने नहीं किया। नोट कर लीजिए इसको, दिख रहा है नीचे तक। ठीक है, दिख रहा है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइंड नंबर 1 Q, नंबर 2 डेल्टा U, नंबर 3 W। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है, गैस बदल दी गई है और क्या बदल दिया गया है, पिछली बार ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम था, इस बार क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर। तो आप जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए Q का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q बराबर N और CV की जगह CP डेल्टा T। CP क्या होता है आपको पढ़ाया गया था, F/2 + 1 R डेल्टा T। N कितना दिया है 1 मोल। हीलियम कैसी गैस है भैया, हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो F की वैल्यू 3/2 + 1, यहाँ पर R की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 2 होती है और डेल्टा T 100 है। एलसीएम ले ले जरा, तो 3 + 2 5/2 हो जाएगा क्या, यहाँ 2 यहाँ 100, 2 से 2 मर गया, प्लस 500 कैलोरी। याद रखिएगा जब R की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो Q कैलोरी में आएगा, Q कैलोरी में आने वाला है। क्लियर है ना बात। चलिए अब देखिए क्या होने वाला है, नंबर 2 डेल्टा U। डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है क्या, NCV डेल्टा T या NF/2 R डेल्टा T। इसमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। F कितना है 3/2 R2 डेल्टा T 100, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा प्लस 300 कैलोरी। और देखिए नंबर 3, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q बराबर W + डेल्टा U। Q कितना है 500, W निकालना है, ये कितना है 200, W बराबर 500 माइनस का 200, तो W बराबर प्लस का 300 कैलोरी। मतलब आपने 500 कैलोरी हीट दी, 300 कैलोरी चली गई इंटरनल एनर्जी, सॉरी ये 300 आया था ना, तो ये कितना बचेगा 200। 300 चली गई किसमें, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और 200 किसमें चली गई, वर्क डन को करने में। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
अगर इसको जूल में बदलना होता तो आप जानते हैं आराम से बदल सकते थे। कैसे बदलते हैं, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल, तो आप इसमें 4.2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जूल में आंसर आ जाएगा। और यही काम अगर आप यहाँ कर देते, देखिए इसको 4.2 से मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ कर देते तो पहले आर की वही वैल्यू थी, कितनी थी 8.314, तो पहले ही आंसर बढ़ा हुआ मिलता। लेकिन हमने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इसको इस तरह कर लिया है। आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। 1 कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल, या यहाँ से आप 1 जूल लिख सकते हैं 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ये V है और ये P है। ठीक है, P आपका किस में है, ATM, V किस में है, लीटर में। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये पॉइंट A है और ये B है। ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है। कितना है ये 4। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है इफ डेल्टा यू ए बी इज इक्वल टू +200 कैलोरी, +200 कैलोरी या जूल कह लीजिए, जो कहना हो वो कह लीजिए, जूल कह लीजिए, कैलोरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। देन फाइंड क्यू ए बी। डेल्टा यू ए बी दिया है, हमें क्या चाहिए क्यू ए बी। तो देखिए आप जानते हैं कि Q क्या होता है W प्लस डेल्टा यू। तो अगर मैं W निकाल लूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, Q निकाल सकता हूँ। और W निकालना आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि एरिया अंडर PV कर्व। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, WAB क्या हो जाएगा, एरिया अंडर PV कर्व। क्या है इसका एरिया, पहले ही मैंने बताया था, या तो इसको ट्रेपीजियम मान के सॉल्व कर लीजिए या यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए। तो एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, कुछ भी कर सकते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मान के सॉल्व कर रहा हूँ। इसका कुछ नाम दे दीजिए, ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितनी है 4 और ये कितनी है 2, तो 2 + 4, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 ATM लीटर, यानी कि 606 जूल। ये मैंने आपको कल बताया था कन्वर्जन, ATM लीटर से जूल में जाना हो
तो 1 ATM लीटर बराबर 101 जूल, ठीक है, तो 606 जूल। अब बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, QAB बराबर, ये देखिए ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये आपको किससे देखना पड़ेगा, ग्राफ से। तो A से B जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, तो ये प्लस का आएगा। WAB प्लस डेल्टा UAB, तो QAB कितना हो जाएगा, WAB कितना है 606 प्लस 200 यानी कि 806 जूल। क्या आ गया, QAB 806 जूल। नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, पहला आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, तीसरा आइसोबारिक और चौथा आइसोकोरिक। इसे क्या बोलते हैं, समतापीय। हिंदी वाले ध्यान दें, इसे रुद्धोष्म, इसे समदाबीय, इसे समआयतनिक। नाम से समझिए, समतापी जिसमें ताप क्या रहे, समान रहे यानी कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। समदाबीय जिसमें दाब क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इसमें आयतन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। रुद्धोष्म में क्या होता है कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है। अभी डिटेल में पढ़ना है, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये हमको डिटेल में पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्लियर है, आइसोथर्मल प्रोसेस से। चलिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहा हमने,
चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा, मतलब कि T क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसका मतलब क्या है कि डेल्टा T क्या है, 0 है। चलिए, तो इसमें पहला से देख लीजिए क्या होने वाला है। आप जानते हैं डेल्टा U बराबर क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो डेल्टा U डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 आ गया किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल, ठीक है ना। ये सब हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं, आइसोथर्मल के लिए। अब आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, W प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा U 0 हो चुका है, तो Q बराबर क्या आने वाला है, W। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एक इतना बेहतरीन प्रोसेस है कि जिसमें अगर आपने हीट दी तो पूरी की पूरी हीट किस में चली जाएगी, वर्क डन करने में, कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, छुपा के कुछ नहीं रखने वाला। क्लियर है। जब आप जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ एक्शन में आ जाता है। बॉयल्स लॉ कब काम करता है, व्हेन T इज कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, या PV बराबर कांस्टेंट, या P1 V1 बराबर P2 V2। क्लियर है। ये आपका क्या है, बॉयल्स लॉ। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है ये किस में काम करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और दोनों में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये काम यहाँ पर हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं PV ग्राफ बनाऊं, अगर मैं PV ग्राफ बनाऊं तो देखिए P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना हो, स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, dP/dV हो जाएगा, या जिसको हम लोग डेल्टा P/डेल्टा V भी कहते हैं। डेल्टा P/डेल्टा V कब आता है, जब स्ट्रेट लाइन हो, जब कर्व है तो dP/dV। तो हम लोग अब निकालने जा रहे हैं स्लोप ऑफ PV कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए PV बराबर आपने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट। मैं इसका क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करूंगा, देखिए पहले क्या करेंगे आप, पहले को छोड़ा, दूसरे का प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको जरा इधर ले जाइए, तो V dP बराबर माइनस PdV, dV को नीचे लाइए तो dP/dV, और V को यहाँ ले जाइए तो माइनस P/V। तो स्लोप कितना आया, माइनस का P/V। माइनस क्या बता रहा है, ये स्लोप कैसा है आपका, निगेटिव है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, जब भी देखिए कोई ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव देगा, अगर ऐसे जा रहा है तो स्लोप निगेटिव देगा, ठीक है। तो ये आपका स्लोप आ गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में, आइसोथर्मल के बारे में। क्या कि डेल्टा U 0 होगा, जो भी एनर्जी देंगे वर्क डन में चली जाएगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बॉयल्स लॉ का PV बराबर कांस्टेंट, P1 V1 बराबर P2 V2, और जो स्लोप है वो कितना है, माइनस का P/V। इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोगों को क्या देखना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन निकल आएगा तो हीट भी निकल आएगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। चलिए, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको भी देख लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है।
वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, V1 से V2 P dV बाई आइडियल गैस इक्वेशन, ये मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया है, क्या होती है, PV बराबर nRT। यहाँ से P कितना हो जाएगा, nRT बाई V। इस P की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो देखिए W क्या होने वाला है, V1 से V2 nRT बाई V dV। अब देखिए nR कांस्टेंट होता है, और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए T भी क्या है, कांस्टेंट है। तो nRT बाहर आ गया, V1 से V2 1 बाई V dV। 1 बाई V dV क्या होता है भैया, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, तो कितना आ जाएगा, log e बेस V, क्या आ जाएगा, V1 से V2। तो W बराबर nRT log V2 माइनस log V1, या इसको क्या लिखा जा सकता है, W बराबर nRT log V2 बाई V1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसको आप इंटरचेंज हमेशा कर सकते हैं कई सारे फॉर्मूले में, जैसे आप जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ। तो W बराबर क्या आ गया, nRT log E बेस P1 बाई P2, ये भी फॉर्मूला है। और फार्मूला निकालने हैं तो देखिए क्या होता है, PV बराबर nRT सब कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं कि P1 V1 बराबर nRT और P2 V2 बराबर nRT। तो एक बार nRT जगह P1 V1 रख दीजिए, एक बार nRT जगह P2 V2 रख दीजिए। तो मतलब जितने फॉर्मूले आप चाहें उतने बना सकते हैं, मेन फॉर्मूला ये है, इसको आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इतना आता है nRT log V2 बटे V1। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है इसमें, हीट एक्सचेंज इज जीरो, मतलब Q बराबर जीरो हो गया। तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, W प्लस डेल्टा U, तो ये जीरो हो गया, तो W प्लस डेल्टा U, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा U। इसको आप उसी तरह समझ सकते हैं, कैसे, आपने कोई हीट दी नहीं, सिस्टम से आप कह रहे हैं भैया वर्क करो, तो कहाँ से करेगा। जैसे आपकी मान लीजिए लॉकडाउन में नौकरी चली गई, अब बाहरी सैलरी आ नहीं रही है और खर्च तो आपको चलाना ही चलाना है, तो कहाँ से चलाएंगे, इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी माइनस मतलब कम हो रही है, तो जो आपकी बचत थी, जो आपने बचा के रखा था इमरजेंसी के लिए, अब आप उसी से क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। माइनस का डेल्टा यू मतलब कमी आ रही है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा PV बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो होता है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। गामा क्या है आपका, CP बाई CV, और गामा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1 + 2/f, ठीक है ना। और f क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहूँ, ठीक है ना, तो स्लोप आप जानते हैं क्या होता है, dp/dv। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, तो देखिए क्या है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। चलिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, पहले को छोड़ा दूसरे को करेंगे, तो पावर आगे आती है, एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और dV हो जाएगा, प्लस पहले को छोड़िए, V गामा क्या हो जाएगा, dP बराबर कांस्टेंट का जीरो, इसको छोड़ के इसको इधर ले जाइए, तो V की पावर गामा dP बराबर -P गामा V की पावर गामा -1, और ये dV। चलिए dV को इधर ले आइए, तो dP/dV, इसको इधर ले जाइए, तो -P गामा V की पावर गामा -1 डिवाइड बाई V की पावर गामा। V की पावर गामा ऊपर जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का P गामा V की पावर गामा -1 माइनस गामा, ठीक है। तो देखिए ये गामा से गामा कैंसिल, तो V की पावर कितना बचा, माइनस का 1, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो dP/dV यहाँ से क्या आ गया, माइनस का गामा और P/V, माइनस का गामा P/V। वहाँ पर क्या आ रहा था, P/V, यहाँ पर क्या है, गामा P/V, मतलब एडियाबैटिक मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब सिंस गामा इज ग्रेटर देन 1, देखिए गामा क्या है, 1 + 2/f, f की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 1 में ऐड होके 1 से बड़ा ही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अगर कभी ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए देख कर बताइए कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आपके पास एक यही मेथड है चेक करने का, जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबैटिक, जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल। जैसे मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है, अब एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, आइसोथर्मल, और ये क्या होगा, एडियाबैटिक, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। जो ज़्यादा शार्पली डिक्रीज या इंक्रीज करे उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा, जो स्मूथली करे उसका स्लोप क्या है, कम। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद क्या पढ़ना है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे वहाँ किया था वैसे ही
यहां भी करेंगे। तो चलिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए, जिस तरह वहां पर किया था उसी तरह यहां भी करने वाले हैं। देखिए, वर्क डन का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, वही है V1 से V2 PdV। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट मान लीजिए K है, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, K अपॉन V की पावर गामा। इस P की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए, W बराबर V1 से V2 K अपॉन V की पावर गामा dV, ठीक है। तो देखिए K कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। V1 से V2 V की पावर, इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या हो गया, V की पावर माइनस गामा। अब यहाँ 1/V की पावर गामा का लॉग ना कर देना भैया। V1 से V2 K बाहर है, ठीक है। चलिए, इस बार तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है और डिनोमिनेटर में भी वही हो जाता है। तो K क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट क्या है, V1 से V2। इसको कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो K और ये क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस गामा। यहाँ क्या बचा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 लिमिट V1 से V2। चलिए, लिमिट रख देते हैं। तो W बराबर K अपॉन 1 माइनस गामा क्या आ जाएगा, देखिए V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। अब मैं इस K का अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो W बराबर, देखिए K का मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ आ जाएगा K V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं,
पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ कि P1 V1 की गामा और P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी कि K इसके भी बराबर है और K इसके भी बराबर है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम K की जगह एक बार ये रखेंगे, K की जगह एक बार ये रखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कहाँ पर क्या रखना है, तो जहाँ भैया V2 है वहाँ V2 वाला रख दो, जहाँ V1 है वहाँ V1 वाला रख दो। तो W बराबर 1/1 माइनस गामा K की जगह मैं लिख रहा हूँ P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 पहले से है। इसी तरह माइनस, यहाँ पर K नहीं लिखा क्या, तो यहाँ पर भी K लिख लीजिए, K दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर लिखने वाले हैं P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। चलिए बस आंसर आ गया 1/1 माइनस गामा। देखिए V2 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, तो गामा से गामा कैंसिल, प्लस 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। सही है, बिल्कुल सही है, 200% सही है। ये आपका आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा nRT2, भाई PV बराबर nRT, तो P2 V2 बराबर nRT2 माइनस nRT1, nR को बाहर ले लीजिए, तो nR1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेयर में, दोनों आप समझ लीजिए बात वही है, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये आ गया, नोट डाउन करें इसको तत्काल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है ए डाया एटॉमिक आइडियल गैस ए डाया एटॉमिक आइडियल गैस इज compressed adiabatically to 1/32 of its initial वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम का 1/32 क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। ठीक है, इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज Ti if initial temperature of gas is Ti and final temperature is alpha Ti, then alpha H। ऑप्शंस हैं आपके 1 2 3 4। ठीक है, कर सकते हैं क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो जो भी प्रॉपर्टी लगनी है वो किसकी लगनी है, एडियाबैटिक की लगनी है।
ट्राई कर सकते हैं क्या, एडियाबैटिक में अपने पास क्या रिलेशन होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब देखिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की, यानी कि कुछ ना कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करके टी और वी के बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो वो रिलेशन हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं, कैसे, चलिए देख लेते हैं। P क्या होता है, देखिए PV बराबर nRT, तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, nRT बाई V, तो nRT बाई V और V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। देखिए nR कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। T क्या बचेगा यहाँ, T V की पावर गामा और ये माइनस का 1, तो गामा -1 बराबर कांस्टेंट। यानी कि यहाँ से मैं रिलेशन बना सकता हूँ T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। गामा क्या है, क्या 1 + 2/f, f कितना है, डाई एटॉमिक दिया है 5, कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है, वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तब रखा जाएगा। तो देखिए T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है भैया, Ti, इनिशियल वॉल्यूम को मान लीजिए V की पावर गामा -1, T2 कितना हो चुका है अल्फा Ti, और V2 कितना हो चुका है V/32 की पावर गामा -1। तो Ti से Ti पहले खत्म हो गया, V की पावर गामा -1 से V की पावर गामा -1 खत्म हो गया, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना आया, 32 की पावर गामा -1, कितना आया 32 की पावर, इसको 32 को इधर भेज दिया, तो देखिए अल्फा बराबर 32 की पावर गामा -1 माने कि 7/5 -1, तो 2/5 आएगा क्या, 2/5। 32 को मैं 2 की घाते 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। घात की घात, घातों का गुणा, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर 5 × 2/5, 5 से 5 मर गया, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 4 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, एक नया रिलेशन फाइंड करना था टी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट का। अगर वो रिलेशन फाइंड हो गया है तो आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए। चलिए, दो जो प्रोसेस बचे उनको भी देख लेते हैं। क्या है, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। इसमें क्या है, V कांस्टेंट है और इसमें क्या है, P कांस्टेंट है।
तो देखिए आप वर्क डन जानते हैं क्या होता है, W बराबर V1 से V2 T dV। T कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या बचा V1 से V2 dV। dV का इंटीग्रेशन क्या होता है V, तो P V इंटीग्रेशन आ गया लिमिट V1 से V2, तो क्या आ गया P V2 माइनस V1 यानी कि W बराबर P डेल्टा V। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई आपको आइसोबारिक प्रोसेस दिया है तो वहाँ पर आपको अब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, P डेल्टा V कर दीजिए। अगर आपको ग्राफ बनाना हो, ये V होता है, ये P होता है, P क्या है कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू y एक्सेस। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिए जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, या तो गैस कंप्रेस हो रही हो या तो गैस एक्सपैंड हो रही हो। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना तो गैस एक्सपैंड हो रही है ना तो गैस कंप्रेस हो रही है, यानी कि अगर डेल्टा वी आपका जीरो है, भाई वी कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। आप यहीं से देख सकते हैं कि डीवी का कॉन्सेप्ट आएगा या डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ये यहाँ पर वी होता है, यहाँ पर पी होता है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ वी। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। क्लियर है। अब इसी में आप जानते हैं क्या, कि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, W प्लस डेल्टा U। W जीरो है तो Q बराबर क्या होने वाला है, डेल्टा U। यानी कि जो भी आप हीट देंगे वो कहाँ चली जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी। क्लियर है। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये अभी तक जो था ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग उसको इंटरप्रिटेट करने के समझने के तरीके हैं। बारी बारी सब लोग को सबको समझेंगे। पहला तो इसका मतलब क्या है, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट बट all heat cannot be converted to work। मतलब जो ये प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। आप वर्क से हीट तो कर सकते हैं पूरी की पूरी, लेकिन हीट से आप वर्क पूरा नहीं कर सकते हैं। पूरा वर्क को पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हीट जो है वो वेस्टेज जाएगी। और इसी पर आप लोग देखते हैं कि हम लोग का जो हीट इंजन हम लोग जो पढ़ेंगे कार्नोट हीट इंजन, तो वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। आप Q1 हीट देते हैं, उससे वर्क डन होता है, और Q2 जो हीट होती है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दो साइंटिस्ट थे, मतलब दो स्टेटमेंट हैं, तीन साइंटिस्ट थे। एक स्टेटमेंट दिया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसने, केल्विन और प्लांक ने। एक दिया था क्लॉसियस ने। तो जरा उन स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग को हीट इंजन और कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये सब पढ़ना है। ये सब किस पर बेस्ड है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या है, दो स्टेटमेंट हैं। दोनों स्टेटमेंट के लैंग्वेज अलग है, लेकिन दोनों के कहने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम है। उनके तरीकों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो देखिए इसके दो स्टेटमेंट हैं, क्या,
एक तरफ लिख लेते हैं, चलिए। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और दूसरा क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये सब साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के नाम है ये सब। केल्विन प्लांक ने क्या कहा? केल्विन प्लांक ने ये कहा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन, इट इज impossible for a heat engine, it is impossible for a heat engine to produce a network in a complete cycle, to produce a network in complete cycle if it exchange heat only with, if it exchanges heat only with a body fixed at single temperature। मतलब कह रहा है कि आप सोचें कि केवल एक बॉडी हमारे पास हो जो हीट का एक्सचेंज करे और हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, और कोई ऐसा इंजन आप बना ले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इसके कहने का सेंस क्या है? देयर विल बी सम लॉस इन हीट, हीट में कुछ ना कुछ लॉस होगा, पूरी की पूरी हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है? क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट अलग है लेकिन दोनों का मतलब सेम है। क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो द हीट from cold body towards hot body without doing any external work on system। बिना सिस्टम पर कोई वर्क किए इम्पॉसिबल है हीट को कोल्ड से कहां फ्लो कराना? हॉट में फ्लो कराना। इसका एग्जांपल आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। रेफ्रिजरेटर करता क्या है? रेफ्रिजरेटर कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है और कहां दे देता है? हॉट बॉडी की तरफ, यानी कि रूम की तरफ, कमरे की तरफ। ठीक है ना? तो आपने जैसे देखा है कि जैसे पानी है, पानी कहाँ से फ्लो करता है? ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ। जैसे पानी टंकी में भरा है, आपने नीचे नल खोला, पानी आने लगा। लेकिन क्या ये संभव है कि नीचे से पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाए? उसके लिए आपको एक पंप की जरूरत पड़ती है, तो जिसको आप लोग घर में क्या बोलते हैं? मोटर पंप या कुछ भी बोलते हैं। वो क्या करता है? पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाता है। मतलब जब भी कोई रिवर्स आपको काम करना है जो कि स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क क्या है? वही है। जैसे रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल वर्क हम लोग करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क। रेफ्रिजरेटर को आप क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, वही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही क्या है? वर्क डन। उस वर्क डन से वो क्या करता है? गर्म चीज़ों को ठंडा कर देता है। क्लियर है? तो अभी इस चैप्टर में जो हम लोग को अभी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हीट इंजन, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर। क्लियर है बात? तो ये सब हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में जो भी हमको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।